चलिए तो अब हम लोग अपने अलग टॉपिक पे आ जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड बाय रेडिएशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने नए टॉपिक पे आ जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड बाय डी एक्साइटेशन। तो जब कोई एटम एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है कोई इलेक्ट्रॉन एटम में, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फोटोन होता है उसका हम लोग एनर्जी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका टॉपिक लिख देते हैं। वेवलेंथ ऑफ photon emitted in de-excitation। ठीक है, चलिए तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। According to Bohr, when atom is excited from make transition from higher energy level to lower energy level। ठीक है, तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ क्या आ रहा है, एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट्स फोटोन with some wavelength। ठीक है, having some wavelength, तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा किसका, फोटोन का। जो क्या होगा कि देखिए हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा तो एनर्जी निकलेगा। ठीक है, अब वो जो एनर्जी निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ वेवलेंथ होगा। तो वही वेवलेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन डी एक्साइटेशन। तो डी एक्साइटेशन कैसे हो रहा है, एक्साइट कब होता, लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ भागता तब। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। लोअर से हायर के लिए उसको एनर्जी चाहिए हायर ऑर्बिट में घूमने के लिए, और हायर से लोअर के तरफ आने में उससे एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो देखिए कहानी यहाँ पे ये है ना कि एटम को आप एनर्जी दीजिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा देर वहां नहीं रहता है, वो कहा जाता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो समझिए कितना 10 करोड़वां भाग, एक सेकंड का 10 करोड़वां भाग तक ही वो रहता है, तुरंत वो लौट जाता है। तो उससे क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने के कारण उसका कुछ वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो इसी वेवलेंथ को हम लोग निकालेंगे फाइनली। ठीक है, कि जब डी एक्साइटेशन होगा एटम का हायर से लोअर की तरफ, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो उस वेवलेंथ का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपका टॉपिक हो गया। अकॉर्डिंग टू बोर, व्हेन एन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, इट एमिट्स फोटोन हैविंग सम वेवलेंथ। we have the formula for energy
of photon as E is equal to EF माइनस EI। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे पहले कर देते हैं, EF माइनस EI नहीं, इसको लिख देते हैं HF होता था, H इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये H इंटू फ्रीक्वेंसी को HC बाय लेमडा भी हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो एनर्जी जो आपका होता था ऐसा होता था। फोटोन का एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये वाला था, हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, सो व्हेन एटम मेक ट्रांजिशन then from higher to lower orbit, the energy is given as EI minus EF। ठीक है, EI माइनस EF। तो देखिए EI माइनस EF हम क्यों लिए हैं, EF माइनस EI लेना चाहिए ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। हम इसलिए ऐसा लिए हैं कि देखिए स्टार्टिंग वाला एनर्जी ज्यादा होता है, इनिशियल एनर्जी वाला ज्यादा है, फाइनल एनर्जी वाला कम है, क्योंकि एनर्जी घट रहा है उसका, इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है। तो चूंकि ये पॉजिटिव रहे और इसको हम इसे इक्वल कर ले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी का देखा जाए तो यही होगा EI माइनस EF। ठीक है, तो EI माइनस EF क्या होगा, उससे एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलेगा। सो वी हैव इक्वेशन HF is equal to HC by lambda is equal to EI माइनस EF। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। EI माइनस EF कहां से आया, ये EI माइनस EF हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1913 स्पेक्ट्रम of hydrogen had been studied deeply, in which visible range of wavelength, visible range of light had been found। ठीक है, according to this the longest frequency or smallest, इसको smallest frequency, longest wavelength was in red color and called as H alpha, and the next color as H beta and so on।
ठीक है। तो इसमें क्या था कि 1933 का एक्सपेरिमेंट में क्या था कि रेड कलर का जो लाइन जो दिख रहा था उसको पाया गया कि वो रेड कलर का है, तो उसको H अल्फा कहा गया, और नेक्स्ट कलर को H बीटा और इस तरह से H गामा कहते चला गया। ठीक है। तो हुआ क्या, इन 1885 जॉन बाल्मेर, a Swiss teacher, found the wavelength of the visible range of different color। ठीक है। His series was called as Balmer series, and he gave Balmer formula for wavelength as 1 by lambda where lambda क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, और r को कहेंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होगा मीटर टू द पावर माइनस। यहां लिखते हैं for n is equal to 3 we have H alpha line, n is equal to 4 we have H beta line। ठीक है, एंड सो ऑन। अब एक चीज और लिखते हैं, for n is equal to infinity we get the smallest wavelength। मतलब n बराबर इंफिनिटी डाल देंगे तो जो वेवलेंथ आएगा सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा, सबसे कम वाला वेवलेंथ आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा ऑफ 3646 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, 3646 एंगस्ट्रॉम हो गया। कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला को दोनों करते हैं तो इससे एनर्जी आपका निकल जाएगा। इसको यहां पे E लिख दीजिएगा। सो वी हैव E is equal to hc by lambda is equal to hc 1 by lambda is equal to r 1 by 2 square minus 1 by n square। ठीक है, ये हो जाएगा RHC by 2 square माइनस RHC by n square। ठीक है, तो En जो हो जाएगा En माइनस E2। सो En का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस RHC बाई एन स्क्वायर। इसका वैल्यू तो ये भी होता है माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए RHC का जो वैल्यू हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये RHC का वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है, फॉर एनी फॉर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 etc। 2 से जो भी होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, तो पता ही है आपको 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू। तो ये RSC का वैल्यू आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। द वेवलेंथ ऑफ अदर सीरीज कैन बी represented same as बाल्मेर सीरीज। ठीक है, तो पहला आता है लाइमन सीरीज। L इज इक्वल टू लाइमन सीरीज, ये आता है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू R 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, और इसका हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 2, 3, 4। ठीक है, कहीं तक भी हो सकता है। लाइमन के बाद आता है बाल्मेर, जो बाल्मेर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यही सिर्फ विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, यही सिर्फ विजिबल रीजन में होता है, इसी का वेवलेंथ को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, 4 n इज इक्वल टू 3, 4, 5 etc। फिर आता है पास चेन सीरीज, इसमें जो वैल्यू होगा वो R 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, 4 n इज इक्वल टू 4, 5, 6 etc। लाइमन बाल्मेर पास चेन, फिर उसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज, उसमें 1 बाई लेमडा का जो वैल्यू होगा R 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, 4 n इज इक्वल टू 5, 6, 7 ब्रैकेट। उसके बाद लास्ट में आता है पीफंड सीरीज, इसमें 1 बाई लेमडा का, देखिए ये बाल्मेर सीरीज जैसा ही सबको फिर लिख दिया गया। ठीक है, R 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, 4 n इज इक्वल टू 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरह से आपका सब सीरीज होता है, जिसका हम लोग फोटो पहले से बना चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। एक चीज याद रखिए, लाइमन सीरीज जो हो जाएगा, इसका जो वेवलेंथ ले होगा वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में होगा। अल्ट्रा वायलेट रेंज का होगा इसका वेवलेंथ। इसका जो होगा तो बाल्मेर का तो पता ही है, विजुअल लाइट के रेंज में होगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और ये सब जो होगा वो होगा इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रेंज। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए इसको उतारिए।
तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहां पे एम आपका क्या था, ऑर्बिट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास और एक फॉर्मूला है, वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स as F is equal to mvn स्क्वायर बाय Rn, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mvn स्क्वायर बाय Rn, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स है उसके कारण दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो हाइड्रोजन में मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है बाहर में और अंदर में एक प्रोटॉन है, तो दोनों का चार्ज तो E है, तो दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू E बाई Rn का स्क्वायर, ठीक है। सो इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में द फोर्स this centripetal force comes from the electrostatic force, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आता है। सो mvn स्क्वायर बाय Rn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय Rn का स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये सॉरी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को 1 नंबर दे दीजिए, इसको दे दीजिए 2 नंबर। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get Rn is equal to epsilon naught n square h square by pi m e square। उसी तरीका से Vn is equal to e square by 2 epsilon naught n h, ठीक है। ये हो जाएगा nth ऑर्बिट रेडियस इन बोर मॉडल, और ये हो जाएगा nth ऑर्बिट स्पीड इन बोर मॉडल, ठीक है। तो Rn और Vn आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। द smallest orbit radius will be for n is equal to 1, इसीलिए a is equal to epsilon naught h square by pi m e square। अच्छा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा
वो हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको हम लोग कहेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट h I m एंड e। इसका वैल्यू डाल देंगे तो ये आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसको a नॉट लिखिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा में क्या करते हैं कि हम लोग स्पीड भी निकालते हैं, ठीक है। उसमें भी n इज इक्वल टू 1 डालते हैं। ये स्मॉलेस्ट ऑर्बिट हुआ, काहे कि n का वैल्यू यहां पे सबसे कम डालेंगे तो सबसे कम रेडियस निकलेगा, लेकिन यहां पे सबसे कम डालेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड निकलेगा इसका। तो हम लोग लिखेंगे द लार्जेस्ट स्पीड इन किसमें, द लार्जेस्ट स्पीड इन बोर मॉडल विल बी given as Vn is equal to E square by 2 epsilon naught h। इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड या c by 137 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ये v1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। v1 ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ये ऑर्बिट का स्पीड, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट का स्पीड। तो ये जो आपका हो गया vn का वैल्यू इतना कम से इतना आएगा मैक्सिमम। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ रेडियस Rn is equal to a नॉट n स्क्वायर a नॉट, ठीक है। इसका क्या वैल्यू हो गया n स्क्वायर a नॉट बाकी हो गया, n स्क्वायर हम बाहर निकाले, a नॉट का वैल्यू वहां दिया हुआ है। सो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली स्पीड जो हो जाएगा Vn इज इक्वल टू V1 बाई n। n तो यहां है, बाकी का वैल्यू V1 है। तो सो Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए। नाउ काइनेटिक एनर्जी and potential energy of nth orbit is, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है 1/2 m Vn का स्क्वायर 1/2 m, और Vn का स्क्वायर में क्या होगा e to the power 4 by 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m e to the power 4 by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय डिस्टेंस यानी कि Rn। इसका वैल्यू हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Rn का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू पाई m ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा पाई m ई स्क्वायर, ठीक है। कुछ कटने का चीज तो है नहीं, तो ये हो जाएगा पाई 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 कट गया आपका, तो ये जो बचा
m e to the power 4 by 4 epsilon नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए, इसको नेगेटिव लिखना है ना, इसीलिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एम ई टू द पावर 4 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये तो एक तरह से कॉमन है इसमें, एम ई टू द पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर 1 माइनस 2। ठीक है, सही है ना, 1 माइनस 2 यानी कितना आ गया, माइनस एम ई टू द पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ई एन। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। सो वी पुटिंग value of m e epsilon naught and epsilon naught h and n is equal to 1, we get E1 जो हो जाएगा, इसको E0 कहेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा -13.6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको E0 लिखिए। सो EM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -13.6 बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हर एक ऑर्बिट का आप एनर्जी निकाल सकते हैं एन का वैल्यू डालकर। ठीक है, एन का वैल्यू डालिएगा तो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी आपका निकलता चलेगा। सो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज E2 is equal to -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। For third orbit is E3 is equal to -1.451 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है, लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी of the hydrogen atom is the energy required to remove the electron completely from the ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लिखते हैं द एनर्जी रिलेटेड टू ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड that and for infinity the energy is 0. So
we need 13.6 electron volt energy to remove the electron from ground state of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो इतना आपको एनर्जी चाहिए। चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग एक स्पेक्ट्रम का हम लोग क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, इसको ड्रॉ करना है, इसको मिटा देंगे पूरा। चलिए टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इतना स्टार्ट करते हैं इसमें। इन नॉर्मल कंडीशन, इसमें एक चीज लिखते हैं, हाइड्रोजन contains 1 electron in the lowermost orbit. When excited, this electron jumps to a higher energy state। तो हायर एनर्जी स्टेट पे क्या कर जाता है, वो जंप कर जाता है। बट इट हार्डली स्टेज देयर फॉर 10 to the power -8 सेकेंड। So the electrons jumps from higher energy state to lower energy state with the wavelength corresponding to certain given series. So a photon corresponding to particular spectrum line is emitted। ठीक है, अब उसके बाद let Ni be the initial and Nf be the final orbit of ट्रांजिशन। चलिए फिगर बनाते हैं। दो, तीन, चार, पाँच। चलिए इसको ऐसे बनाइए। n इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, n इज इक्वल टू 2 लिखिए, n इज इक्वल टू 3,
n is equal to 4, n is equal to 5. फिगर है, बहुत लंबा फिगर है, फिगर थोड़ा बनाना है आप लोग को। यहां से यहां आएगा, इसको पी फंड सीरीज कहेंगे, पी फंड सीरीज। ये इंफ्रारेड वाला हो गया। अब आएगा यहां से चाहे यहां से, तो ये हो गया ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड। उसके बाद पास चेन सीरीज, पास चेन सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन का होता है। उसके बाद बाल्मेर सीरीज आएगा, 1 2 3 4 5। ओहो हो गलती हो गया। अच्छा ठीक है, इसी को कर देते हैं। इसमें एक जगह है तो एक और ऑर्बिट बना दीजिए। n इज इक्वल टू 2 ये हो गया, तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या करना है कि हम n इज इक्वल टू 2 पे अब गिराने का है, तो ये हो गया 2 पे जाएगा ऐसे, 2 पे ऐसे गया, तो ये हो गया पास चेन के बाद बाल्मेर सीरीज, बाल्मेर सीरीज। ये विजिबल लाइट हो गया, विजिबल लाइट। उसके बाद सब n के 1 की तरफ जाएगा, जो लाइमन हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 इधर लिख दिया, ये हो गया लाइमन सीरीज। ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, UV अल्ट्रा वायलेट हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें समझाते हैं क्या है कि देखिए लाइमन सीरीज अगर कोई भी ऑर्बिट से वो n ऑर्बिट की तरफ जो आएगा, यानी कि n फाइनल क्या हो जाएगा 1, तो वो लाइमन सीरीज कहलाएगा। जो भी n इज इक्वल टू 2 पे आएगा वो बाल्मेर सीरीज होगा। यहाँ पे जो उसका फोटोन होगा वो वेवलेंथ, ये जो विजुअल लाइट के रेंज में होगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आएगा थर्ड वाला पास चेन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड सीरीज। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट हो गया। इसका एक और लिस्ट बनाना है। एक हो गया n इज इक्वल टू 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हो गया n इज इक्वल टू 2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हो गया n इज इक्वल टू 3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वल टू 4, इसका वैल्यू क्या हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4, फिर 5,
6 7 तक लिए, ठीक है। चलिए अब इसको लिखना, सबका एनर्जी लिखना है। -3.4 -1 0.85 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि सबका सीरीज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं से भी 1 पे आएगा तो क्या हो जाएगा, लाइमन, ये हो जाएगा लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। उसके बाद कहीं से भी 2 पर आएगा तो वो बाल्मेर, ये बाल्मेर हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट सब 3 पे आएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट। फिर उसके बाद पास चेन आ जाएगा, ये हो जाएगा पास चेन। उसके बाद फिर यहां से आया तो हो गया पी फंड सीरीज। तो देख रहे हैं कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हो, 7 हो 10 हो, कहीं से भी हो, जब वो 1 पे आएगा तो वो लाइमन सीरीज वाला वेवलेंथ कहलाएगा। फिर बाल्मेर सीरीज होगा, फिर ब्रैकेट होगा, फिर पास चेन होगा, फिर पी फंड होगा। इसका बाद में हम लोग फॉर्मूला भी बताएंगे कि फॉर्मूला इसका कैसे होता है और कैसे इसका वेवलेंथ सबका निकालना है, उसका सबका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको उतार लीजिए, खाली याद रखिएगा फॉर लाइमन NF इज इक्वल टू क्या होगा 1, फॉर बाल्मेर NF इज इक्वल टू क्या होगा 2, और सो ऑन, ऐसा ही होता जाएगा, ठीक है। तो सब के लिए अलग अलग NF होगा, मतलब NI तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी वो आ सकता है, लेकिन फाइनली कहाँ आना चाहिए, 1 पे आएगा तो वो लाइमन, फाइनली 2 पे आएगा तो बाल्मेर, और इस तरह से ब्रैकेट पास चेन पी फंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया, इसको मिटाएंगे।